वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 22 मई 2020। लगाते हैं टेस्ट नंबर 348। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 348 तक पहुँच सकते हो। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे उन प्रश्नों पर जो समाचारों की सुर्खियाँ बने हुए हैं, किसी न किसी कारण से यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। फ्लाई ऐश बहुत सी चीज़ों जैसे कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी है। अब देखिए, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्लाई ऐश एल्बिडो के प्रभाव को बढ़ाती है। कौन सा करेक्ट है इसमें, बताइए। देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्बिडो को पहला कई बार क्वेश्चन बने हैं एल्बिडो के ऊपर। फ्लाई ऐश एल्बिडो के प्रभाव को कम करती है, कम। अच्छा, एल्बिडो पर्यावरण के लिए, एल्बिडो का बढ़ना पर्यावरण के लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक? तो लाभदायक है एल्बिडो का बढ़ना। तो ये एल्बिडो के प्रभाव को कम करती है, बढ़ाती नहीं है, तो एलिमिनेट कर दीजिए, थर्ड को नहीं होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक और दो। तो देखिए, फ्लाई ऐश बहुत सी चीज़ों जैसे कि कोयला को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है। ये महीन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे जो राख या ऐश ऊपर नहीं उठ पाती उसे पेंदी की राख कहा जाता है। अच्छा, फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा कोयले के दहन से कालिक, सीसा, मतलब जिसको लेडी बोलते हैं, कैल्शियम, निकेल आदि जो कण हैं, वाष्पित कण हैं, वो भी शामिल होते हैं। अच्छा, फ्लाई ऐश फेवरेट है यूपीएससी की। इससे पिछले 7 वर्षों में 2-3 बार प्रश्न यूपीएससी ने बनाया है, इसके उपयोग को लेकर भी, इससे कौन कौन से तत्व निकलते हैं, तो ये याद रखिए सब कुछ। अब देखिए, फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश का सक्रिय रूप कंक्रीट की सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है, और यह हिम पर निक्षेपित होकर नकारात्मक रूप से पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसलिए यह एल्बिडो के प्रभाव को बढ़ाती नहीं है, बल्कि कम करती है और बर्फ़ के पिघलने को प्रेरित करती है। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में समाचारों में रहे। क्या है समाचारों में? ट्रोग्लामीज ट्विटर के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ट्रोग्लामीज ट्विटर, देखिए, ट्रोग्लामीज ट्विटर एक प्रकार का परजीवी कवक है। ये छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े तथा मिलीपेड पर हमला करते हैं। इसे पहली बार अप्रैल 2020 में खोजा गया है, यानी पिछले महीने में ही। गलत है स्टेटमेंट, 19वीं सदी में पहली बार मिला था ये, तो केवल एक और दो सही है। तो देखिए, ट्रोग्लामीज ट्विटर एक प्रकार का क्या है, परजीवी फंगस है, कवक है, जिसको क्या बोलते हैं, लबोउल वेनियलिस। क्या बोलते हैं? लबोउल वेनियलिस कहा जाता है। ये छोटे परजीवी कवक होते हैं जो कीड़े एवं मिलीपेड पर हमला करते हैं। लबोउल वेनियलिस को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य खोजा गया था, न कि अप्रैल 2020 में। तो याद रखिए, सीधा सीधा पूछा जा सकता है यूपीएससी में, ट्रोग्लामीज ट्विटर है क्या? एक परजीवी फंगस है। दूसरे ऑप्शन में मिल सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चक्रवात अपनी उपस्थिति को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कारक चक्रवात की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है? पहला है कोरियोलिस बल की उपस्थिति, उच्च दाब क्षेत्र तथा बृहद समुद्री सतह की उपस्थिति, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण तथा निम्न अभिसरण। बताइए। देखिए, प्रश्न तो पहले भी करा चुके हैं ना। कोरियोलिस बल की उपस्थिति तो होनी चाहिए, और ये भी बताया होगा 50 बार के निम्न दाब क्षेत्र होना चाहिए, उच्च दाब नहीं। बृहद समुद्री सतह चाहिए, इतना तो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, निम्न दाब होना चाहिए, इसने पूरे जाएगा ये। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण तथा निम्न अभिसरण, ये वाला करेक्ट है। तो कोरियोलिस बल की उपस्थिति ये करेक्ट है, निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण तथा निम्न अभिसरण, ये सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा, बी उत्तर इसका। तो देखिए, वर्तमान में अम्फान जो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और बढ़ रहा है किसके? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति व विकास के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां कारक आवश्यक हैं। कौन कौन से? एक तो समुद्री सतह का तापमान होनी चाहिए 27
डिग्री सेल्सियस से अधिक बृहद समुद्री सतह चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति चाहिए और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अभिसरण तथा निम्न अभिसरण चाहिए। निम्न दाब क्षेत्र या फिर निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किन शहरों को अपशिष्ट मुक्त शहरों में शामिल होने के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है? कौन कौन से हैं वो? नैनीताल हरिद्वार उत्तराखंड के, पणजी गोवा की कैपिटल है, गंगटोक सिक्किम की कैपिटल, मैसूर और नवी मुंबई इंदौर और सूरत। 5 स्टार रेटिंग मिली है, अपशिष्ट मुक्त हैं ये शहर। कौन कौन से हैं इसमें? इंदौर है, बिल्कुल है। सूरत है क्या गुजरात का? ये भी है। नवी मुंबई है, मैसूर भी है, गंगटोक सिक्किम नहीं है, पणजी गोवा नहीं है, नैनीताल हरिद्वार दोनों नहीं हैं। तो राजकोट है इसके अलावा। तो 3 और 4 में जो है मैसूर हो जाएगा, नवी मुंबई इंदौर सूरत, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा 2019 और 20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जो है वो जारी की गई है। इसमें 6 शहरों को सिटी को 5 स्टार रेटिंग मिली है और 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग मिली है और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। इंपॉर्टेंट है 5 स्टार रेटिंग वाले। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को मिली है 5 स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है। तो याद है, आप नाम याद रखना, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। अब देखिए, इसमें स्टार रेटिंग संबंधी नियमों को सम्मिलित रूप से कई परमाणु, देखिए कई पैमाने हैं, सॉरी फॉर दिस, कई पैमानों पर तैयार किया गया है। कई पैमानों पर तैयार किया गया है, जिसमें नालियों और जल निकायों की सफाई है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है, निर्माण और विध्वंसक अपशिष्ट इत्यादि घटक शामिल हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5, पिनंगा अंडमानेसिस। पिनंगा अंडमानेसिस जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा, के संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, यह ताड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है जो अरेका ताड़, अरेका पाम से संबंधित है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क में इस प्रजाति के 600 पौधे पाए जाते हैं। यह पौधे कोविड-19 के खिलाफ रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हाल ही में यूएसए ने भारत से इन पौधों की मांग की है। कौन सा करेक्ट है? देखिए, पिनंगा अंडमानेंसिस जो है वो ताड़ की एक दुर्लभ प्रजाति है, करेक्ट है, जो अरेका पाम से संबंध रखती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क में इस प्रजाति के 600 पौधे शामिल हैं, पाए जाते हैं। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तो देखिए, पहला करेक्ट हो गया यहाँ पर, दूसरा करेक्ट हो गया, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि कोविड-19 के उपचार से कोई मतलब नहीं है इसका और अमेरिका ने कोई ऐसी मांग नहीं की है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, यहाँ जो है कथन 3 असत्य है, क्योंकि कोविड-19 के लिए इन पौधों का उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, और ना ही अमेरिका द्वारा भारत से कुछ ऐसी मांग की गई है। पिनंगा अंडमानेंसिस, जिसे एक समय दुर्लभ प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया था, एरेका ताड़, एरेका पाम से संबंधित है। और देखिए, दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के एक छोटे से क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं। इसके सही तो था इसके दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क के एक छोटे से क्षेत्र में 600 पौधे पाए जाते हैं और आने वाले समय में भारतीय मुख्य भूमि पर अंडमान द्वीप के दुर्लभ ताड़ के जर्म प्लाज का संरक्षण किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक आपदा के समय यदि अंडमान द्वीप से ये नष्ट भी हो जाए तो इसका निरंतर अस्तित्व बना रहे, मतलब कहीं और इसको उगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष 21 मई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाना। इस अवसर पर युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें मानव पीड़ा तथा मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य किए जाते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को स्मरण करना है?
लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम तो प्रधानमंत्री थे नहीं, कभी राष्ट्रपति थे, तो इसको तो पहले एलिमिनेट कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं होगा, इंदिरा गांधी भी नहीं है, इसका उत्तर है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए प्रतिवर्ष 21 मई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, यानी कल ये मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन मुख्य रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण करना है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में हिंसा और आतंकवाद के प्रति जागरूकता फैलाना और इस दिवस पर युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें मानव पीड़ा तथा मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करने जैसे कार्य करना है। आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। अब देखिए बात करें राजीव गांधी की, तो मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में किसी सरकार का नेतृत्व किया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई मतलब मुंबई में हुआ था। विज्ञान में रुचि रखने वाले राजीव गांधी 1984 को अपनी मां की हत्या के पश्चात वे कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने और वर्ष 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 21 मई 1991 को चेन्नई की एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसके ऊपर एक पटचित्रकला मतलब मूवी बनी है हिंदी चित्रपट में, जिसका नाम है मद्रास कैफ़े और जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतलज नदी जो समाचारों की सुर्खियों में रही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। देखिए पहला है, सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। इस तरह के लाइन बनाकर ही पूछा जाता है यूपीएससी में। आप सोचते रहिए उन 5 नदियाँ कौन सी हैं। सतलज नदी को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी सहायक नदी है। फिरोजपुर के पास से लेकर फजलिका तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 450 किलोमीटर तक सीमा बनाती है। इसका उद्गम सिंधु नदी के स्रोत के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस झील से होता है, जहाँ जिसको कभी कभी राक्षस झील भी लिखा है कई किताबों में एनसीईआरटी की। तो यहाँ पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, डी करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, तीसरा गलत है क्योंकि 450 किलोमीटर नहीं है, 120 किलोमीटर है। टोटल ही 1448 या 1450 है ये। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के लगभग बीच में जो बनाती है वो 450 किलोमीटर नहीं बल्कि 120 है, कुछ ज़्यादा हो गया ना 450। तो बाकी पहला करेक्ट है, बी करेक्ट है। सतलज नदी उन 5 नदियों में सबसे लंबी है जो उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान के पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र से होकर बहती है। सतलज नदी को बिल्कुल सतुद्री के नाम से जाना गया है। ये सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसका उद्गम सिंधु के 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस या राक्षस झील से होता है। 120 किलोमीटर है। तो देखिए फिरोजपुर के पास से लेकर फजलिका तक ये भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 120 किलोमीटर तक की सीमा बनाती है। 3 स्टेटमेंट विशेषताएं उधर हो गई, चौथी ये हो गई। और देख लेते हैं, सिंधु की तरह ये तिब्बत हिमाचल प्रदेश सीमा पर शिपकिला दर्रे तक एक उत्तर पश्चिमी मार्ग को अपनाती है और यह शिवालिक श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। पश्चिम के मैदान में प्रवेश करने से पहले ये नैना देवी धार में एक गार्ज का निर्माण करती है, जहां प्रसिद्ध भाखड़ा नहर बांध का निर्माण किया गया है। अपनी आगे की यात्रा के दौरान ये रावी, चिनाब, झेलम नदियों के साथ सामूहिक जलधाराओं के रूप में मिठानकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंधु में मिल जाती है। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जसवीर सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में एक निगरानी समिति ने सतलज नदी के पास पंजाब के लुधियाना में हंडा रोडी में प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, इसलिए न्यूज़ में है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन रोड्स कांग्रेस IRC के संदर्भ में कौन सा एक गलत है। देखिए इंडियन रोड कांग्रेस देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 2002 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर हुई थी। इसका उद्देश्य
भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है और भारत सरकार ने वर्तमान दशक को समावेशी विकास के लिए नवाचार के दशक के रूप में घोषित किया है। इंडियन रोड्स कांग्रेस की स्थापना 2002 में नहीं, बहुत पहले ही हो गई थी, 1934 में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, बाकी सारे सही हैं। तो देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस यह देश में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना दिसंबर 1934 में भारतीय सड़क विकास समिति की सिफारिशों पर हुई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित जयकर समिति के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में सड़क विकास को बढ़ावा देना है और भारत सरकार ने वर्तमान दशक को समावेशी विकास के लिए नवाचार के दशक के रूप में घोषित किया तथा संयुक्त राष्ट्र ने इसे इस दशक मतलब 2011 से 2020 को सड़क सुरक्षा की कार्यवाही के दशक के रूप में घोषित किया, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी अधिनियम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, कंपनी अधिनियम भारत में 30 अगस्त 2017 को लागू हुआ, गलत है, पहला ही गलत है, 2013 में लागू हुआ था। और देख लेते हैं, ये आंसर अपना है। कंपनी अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उनके समापन तक सभी स्थितियों के मार्गदर्शन के रूप में काम करता है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कंपनी अधिनियम के तहत ही की गई है। कंपनी अधिनियम ने ही एक व्यक्ति कंपनी मतलब 1 पर्सन कंपनी की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो कंपनी अधिनियम के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 2013 भारत में 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था, ना कि 17 को। और यह अधिनियम भारत में कंपनियों के निर्माण से लेकर उसके समापन तक की सभी स्थितियों के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCTL की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि कंपनी अधिनियम 2013 ने ही एक व्यक्ति कंपनी मतलब 1 पर्सन कंपनी की अवधारणा दी थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म असत्य है। स्वाइन फ्लू के सामने लिखा H1N1, बर्ड फ्लू के सामने लिखा H5N1, हेपेटाइटिस बी के सामने वायरल संक्रमण और इन्फ्लुएंजा के सामने लिखा H4N1। कौन सा गलत है। देखिए, स्वाइन फ्लू H1N1 50 बार बताया मैंने, बर्ड फ्लू H5N1 50 बार बताया। इसको इस तरह से भी याद करने के लिए बोला था, वर्ड मतलब संसार बड़ा है, ये वर्ड वाला चिड़िया वाला वर्ड है ये फिलहाल, लेकिन आपको उस वर्ड से काउंट करके 5 बड़ा है एक, इस तरह से याद करना है आपको। तो गलत है, मतलब दोनों के दोनों सही है ये। और हेपेटाइटिस भी, वायरल संक्रमण, ये भी सही है। और इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया था मैंने, इन का देखिए इन 9 की, इनमें नो जो है, एन जो है, जो ना जो है वो 9 की दे रहा है ना आवाज़, इन, तो ये H9N1 है, ये H9N1 है, H4N1 नहीं है। तो देखिए, चौथा विकल्प यहाँ गलत है। स्वाइन फ्लू H1N1, बर्ड फ्लू H5N1, हेपेटाइटिस बी वायरल संक्रमण और इन्फ्लुएंजा H9N1। अभी स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के कारण समाचारों की सुर्खियों में है, इसलिए पूछा गया ये सवाल। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है स्टेट PCS और UPSC में। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।